नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने प्रगति मैदान में लगे प्लास्ट इंडिया एक्सपो का किया दौरा। भारत यूरिया का बैग बनाने वाली अत्याधुनिक मशीन का किया मुआयना। वन नेशन वन फर्टिलाइजर के तहत भारत यूरिया नाम से हो रही खाद की पैकिंग को बताया महत्वपूर्ण पहल। इस वर्ष रबी फसलों के बुआई क्षेत्र में हुई भारी वृद्धि। रबी फसलों के तहत बोया गया कुल क्षेत्रफल 3.25% बढ़कर हुआ 720.68 लाख हेक्टेयर। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने वृद्धि को बताया किसानों, कृषि वैज्ञानिकों और मोदी सरकार की नीतियों का परिणाम। कृषि और किसान कल्याण विभाग तथा शिकागो विश्वविद्यालय की विकास नवाचार प्रयोगशाला के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। किसानों की आय बढ़ाने और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने में मिलेगी मदद। भारत के सीमांत किसानों को फायदा। एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य विषय के माध्यम से भोपाल में मध्य प्रदेश फार्म गेट ऐप तथा कृषि अवसंरचना फंड पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन। कृषि के क्षेत्र में महिला उद्यमियों की सहभागिता बढ़ाने कार्यशाला का उद्देश्य। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल की मध्य प्रदेश फार्म गेट ऐप के व्यापक उपयोग की अपील। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने प्रगति मैदान में लगे प्लास्ट इंडिया एक्सपो का दौरा किया। केंद्रीय मंत्री एक्सपो में लगे स्वदेश में रिसर्च और विकसित 3D मशीन को देखने गए। इस दौरान मनसुख मांडविया भारत यूरिया के लिए बन रहे बैग वाले स्टॉल पर भी गए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि देश में एक ब्रांड नाम से खाद मिले, इसके लिए भारत ब्रांड नाम से हर तरह का खाद पैकिंग हो रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ऐसी वातावरण बना रही है जिससे देश में प्लास्टिक सेक्टर में रिसर्च, डेवलपमेंट और इनोवेशन को बढ़ावा मिले। इस एक्सपो में भारत के प्लास्टिक इंडस्ट्री से जुड़े उद्योग, 700 से अधिक विदेशी प्रतिनिधि और 74 देशों के डेलीगेट्स हिस्सा ले रहे हैं। इंडिजिनियस रिसर्च और इंडिजिनियस डेवलप्ड 3D प्रिंटिंग मशीन मैं यहाँ देख रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी ने वन नेशन वन फर्टिलाइजर की बात कही है। देश में एक ही ब्रांड से फर्टिलाइजर मिले, इसलिए भारत ब्रांड के वो टाइप ऑफ फर्टिलाइजर पैकिंग हो रहा है। उसके लिए इस टाइप की मशीनरी से बैग को प्रिंट की जाती है, जिसमें भारत यूरिया, भारत DAP, भारत NPK और टाइप के फर्टिलाइज़र बिक रहे हैं। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी का अमृत काल का विजन आत्मनिर्भर भारत की ओर भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत सरकार के कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत कृषि और किसान कल्याण विभाग ने खाद्य सुरक्षा में सुधार, जलवायु परिवर्तन के समाधान और किसानों को अपनी आय बढ़ाने में नवाचार के उपयोग के अवसरों का पता लगाने के लिए शुक्रवार को नई दिल्ली में शिकागो विश्वविद्यालय की विकास नवाचार प्रयोगशाला के साथ साझेदारी की है। साझेदारी जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में कृषि और खाद्य सुरक्षा से संबंधित नवाचार के अवसरों पर ध्यान देगी, जिसका वर्तमान परिदृश्य में अत्यधिक तापमान, बाढ़ और सूखे में वृद्धि के साथ साथ मॉनसून प्रणाली में बदलाव के जरिए अनुभव किया जा रहा है। डिजिटल सेवाओं, मौसम के पूर्व अनुमान और मृदा स्वास्थ्य प्रबंध में नवाचार किसानों को इन संकटों का सामना करने के लिए अनुकूल होने और आजीविका में सुधार लाने में मदद कर सकते हैं। इससे कृषि की पर्यावरणीय स्थिरता में भी सुधार होगा। DIL उपरोक्त और अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में नवाचारों की पहचान, विकास, परीक्षण और परिशोधन के प्रयासों में DANFW की सहायता करेगा, ताकि भारत के छोटे धारक किसानों का समर्थन किया जा सके। कृषि विभाग के सचिव मनोज आहूजा ने कहा कि इससे छोटे और सीमांत किसानों को जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का समाधान करने और कृषि उत्पादकता बढ़ाने में काफी मदद मिलेगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए प्रयासरत है। इसी के हिस्से के रूप में तिलहन व दलहन जैसी सीमित उपज वाली वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कई राष्ट्रीय कार्यक्रमों को लागू कर रही है। खाद्य सुरक्षा को बनाए रखना, आयात पर निर्भरता कम करना और कृषि निर्यात को बढ़ाना सरकार की रणनीति के प्रमुख स्तंभ हैं। उच्च उपज वाली किस्मों के गुणवत्तापूर्ण बीजों की समय पर आपूर्ति, निवेश, नवीनतम उत्पादन तकनीकें, ऋण, फसल बीमा, सूक्ष्म सिंचाई एवं फसल कटाई के बाद की सुविधाएं, कृषि पैदावार तथा उत्पादकता बढ़ाने के लिए किए गए ऐसे ही कुछ प्रमुख उपाय हैं। इन सभी हस्तक्षेपों के कारण इस वर्ष रबी फसल के अंतर्गत आने वाले बुआई क्षेत्र में भारी वृद्धि हुई है। फसल सत्र की शुरुआत से ही रबी की बुआई पर नजर रखी जा रही थी और 3 फरवरी 2023 को आए अंतिम आंकड़ों से पता चलता है कि रबी फसलों की बुआई में तेजी सीजन के अंत तक जारी रही है। रबी फसलों के तहत बोया गया कुल क्षेत्रफल इस साल 3.25% बढ़कर 720.68 लाख हेक्टेयर हो गया है। सभी फसलों के क्षेत्र में बढ़त हुई है, लेकिन सर्वाधिक तेजी चावल में दर्ज की गई है। चावल के तहत क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि तेलंगाना और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में हुई है। चावल की उपज वाले इलाकों को कम पानी की खपत वाली अन्य तिलहनों, दलहनों तथा पोषक अनाज वाली फसलों की ओर प्रोत्साहित किया जा रहा है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने रबी फसलों की खेती में पर्याप्त वृद्धि की सराहना करते हुए कहा कि ये हमारे मेहनतकश किसान भाइयों एवं बहनों, कृषि वैज्ञानिकों और मोदी सरकार की किसान हितैषी नीतियों के संयुक्त प्रयासों का परिणाम है। खाद्य तेलों में आयात निर्भरता को कम करने के लिए भारत सरकार का पूरा ध्यान तिलहन उत्पादन बढ़ाने पर है। 2021-22 में देश का 1.41 लाख करोड़ रुपए की लागत से 142 लाख टन खाद्य तेलों का आयात करना पड़ता था। तिलहन पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने के कारण तिलहन के तहत आने वाले क्षेत्र 2021-22 के दौरान 102.36 लाख हेक्टेयर से 7.31% बढ़कर इस वर्ष 109.84 लाख हेक्टेयर तक हो गए हैं। तिलहन के क्षेत्र में बड़े विस्तार के लिए प्रमुख रूप से योगदान राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का है। कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपिडा ने संयुक्त अरब अमीरात में निर्यात अफसरों के दोहन के लिए एक वर्चुअल क्रेता विक्रेता बैठक का आयोजन किया। क्रेता विक्रेता बैठक का आयोजन यूएई में भारतीय राजदूत संजय सुधीर की अध्यक्षता में भारतीय मिशन के सहयोग से किया गया। एपिडा विश्व भर में मोटे अनाजों के उपभोग को बढ़ावा देने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को पूरा करने के लिए विभिन्न हितधारकों के साथ तालमेल करने के जरिए काम कर रहा है। इस अवसर पर एपिडा ने यूएई के ई कैटलॉग भी लॉन्च किया, जिसमें निर्यात के लिए उपलब्ध विभिन्न भारतीय मोटे अनाजों और उनके मूल्य वर्धित उत्पादों, सक्रिय निर्यातकों की सूची, स्टार्टअप, एफपीओ तथा आयात, रिटेल चेन, हाइपर मार्केट आदि पर सूचनाएं शामिल हैं। यूएई के लिए ई कैटलॉग को भारतीय दूतावास तथा संभावित आयातकों, निर्यातकों, स्टार्टअप तथा मिलेट्स आपूर्ति श्रृंखला के अन्य हितधारकों के बीच वितरित किया गया है। क्रेता विक्रेता बैठक के दौरान कई आयातक, निर्यातक, स्टार्टअप तथा मिलेट आपूर्ति श्रृंखला के अन्य हितधारकों ने इसमें भाग लिया तथा मोटे अनाजों और इसके मूल्य वर्धित उत्पादों के निर्यात अवसरों की खोज करने के लिए एक दूसरे के साथ परस्पर बातचीत की। ये नोट करते हुए कि भारत हमेशा से यूएई का एक भरोसेमंद साझीदार रहा है। यूएई में भारतीय राजदूत संजय सुधीर ने कहा कि भारतीय मोटे अनाजों और इसके मूल्य वर्धित उत्पादों की यूएई तथा इसके क्षेत्र के अन्य बाजारों में विशाल निर्यात अवसर हैं। भारत वैश्विक उत्पादन में लगभग 41% के एक अनुमानित हिस्से के साथ दुनिया में मोटे अनाजों की अग्रणी उत्पादों में से एक है। एफपीओ के अनुसार वर्ष 2020 में मोटे अनाजों का वैश्विक उत्पादन 30.464 मिलियन मीट्रिक टन था और भारत का हिस्सा 12.49 MMT था, जो कुल मिलेट उत्पादन का 41% था। भारत ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में मिलेट उत्पादन में 27% की वृद्धि दर्ज की थी, जबकि
इससे पिछले वर्ष 15.92 MMT मिलेट उत्पादन हुआ था। भारत के मोटे अनाजों की शीर्ष 5 उत्पादक राज्यों में राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश है। मोटे अनाजों के निर्यात का हिस्सा कुल मिलेट उत्पादन का लगभग 1% है। भारत से मोटे अनाजों के निर्यात में मुख्य रूप से साबुत अनाज शामिल है तथा भारत से मोटे अनाजों के मूल्यवर्धित उत्पादों का निर्यात निगण है। ऐसा अनुमान है कि मोटे अनाजों के बाजार का $9 बिलियन से अधिक के वर्तमान बाजार मूल्य से 2025 तक $12 बिलियन से अधिक हो जाएगा। सरकार नूडल्स, पास्ता, ब्रेकफास्ट सीरियल्स, मिक्स बिस्किट, कुकीज, स्नैक्स, स्वीट्स आदि जैसे रेडी टू ईट तथा रेडी टू सर्व श्रेणी में मूल्यवर्धित उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने के लिए स्टार्टअप को भी संगठित कर रही है। सरकार के मिलेट संवर्धन रणनीति के अनुरूप लुलु ग्रुप और केयर फॉर, अल जजीरा, अलमाया और वॉलमार्ट आदि जैसे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय रिटेल सुपरमार्केट्स को भी मोटे अनाजों की बॉन्डिंग तथा संवर्धन के लिए जोड़ा जाएगा। DGCIS डाटा के अनुसार भारत ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में मोटे अनाजों के निर्यात में 8.02% की वृद्धि दर्ज कराई है। पिछले वित्तीय वर्ष के समान अवधि के दौरान हुए 1,47,501.08 मीट्रिक टन के मुकाबले वित्तीय वर्ष 2021-22 में 1,59,332.16 मीट्रिक टन मोटे अनाजों का निर्यात हुआ है। भारत के प्रमुख मिलेट निर्यातक देश हैं UAE, नेपाल, सऊदी अरब, लीबिया, ओमान, मिस्र, ट्यूनेशिया, यमन, ब्रिटेन एवं अमेरिका। भारत द्वारा निर्यातित मोटे अनाजों की किस्मों में बाजरा, रागी, कैनरी, ज्वार तथा बकव्हीट शामिल है। विश्व के प्रमुख मिलेट आयातक देश हैं इंडोनेशिया, बेल्जियम, जापान, जर्मनी, मैक्सिको, इटली, अमेरिका, ब्रिटेन, ब्राजील एवं नीदरलैंड। मोटे अनाजों जिनका निर्यात और आयात किया जाता है उनकी 16 प्रमुख किस्में हैं, जिनमें ज्वार, बाजरा, रागी, चीनी, कोदो, प्रोसो मिलेट्स और कुटकी जैसे मिलेट्स शामिल हैं। भारत की G20 की अध्यक्षता के अवसर पर एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य विषय वस्तु के माध्यम से नरोहना प्रशासनिक अकादमी भोपाल में मध्य प्रदेश फार्म गेट ऐप तथा कृषि अवसंरचना फंड पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका लक्ष्य वैश्विक एकता की भावना को प्रोत्साहित करना एवं कृषि के क्षेत्र में महिला उद्यमों की सहभागिता को बढ़ाना था। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य कृषि अवसंरचना फंड एवं मध्य प्रदेश फार्म गेट ऐप में महिलाओं की सहभागिता को बढ़ाना है और मंडी बोर्ड की प्रबंध निदेशक GV रश्मि ने अपने संबोधन में मध्य प्रदेश में कृषि अवसंरचना फंड से संबंधित जानकारी दी तथा मंडी बोर्ड द्वारा विकसित मध्य प्रदेश फार्म गेट ऐप की विशेषताओं को रेखांकित किया। अपनी शुभकामनाएं पेश करते हुए मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने अपने वीडियो संदेश में AIF स्कीम तथा मध्य प्रदेश फार्म गेट ऐप के व्यापक उपयोग की अपील की। भारत सरकार के संयुक्त सचिव सैमुअल P. कुमार ने अपने संबोधन में उल्लेख किया है कि AIF स्कीम को मध्य प्रदेश में व्यापक रूप से प्रचारित किया गया है, जिसमें अभी तक लगभग 2,753 परियोजनाओं की स्थापना महिला उद्यमों द्वारा इस स्कीम का व्यापक रूप से उपयोग करते हुए की गई है। कार्यशाला में लगभग 200 सहभागियों ने भाग लिया। 2 फरवरी को पूरी दुनिया में विश्व अर्ध भूमि दिवस यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया गया। पहली बार यहां 1997 में मनाया गया था। वेटलैंड यानी कि नदी, तालाब, पोखर और ऐसे जल क्षेत्र जहां हमेशा या साल के कई महीने जल भरा रहता है। वेटलैंड जंतु ही नहीं बल्कि पौधों के लिए भी एक समृद्ध तंत्र है, जहां कई उपयोगी वनस्पतियां और औषधीय पौधे प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। वेटलैंड मानव जीवन, जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने, कार्बन पृथक्करण और दुर्लभ प्रणालियों के आश्रय, मत्स्य पालन, धान खेती आदि आजीविका गतिविधियों में काफी महत्वपूर्ण है।
ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं धरती पर प्राकृतिक पर्यावरण को कई तरह से नुकसान पहुंचा रही हैं। इनकी वजह से हमें दुनिया भर में चरम जलवायु घटनाएं देखने को मिल रही हैं। इन बदलावों से कहीं जरूरत से ज्यादा बारिश आने से बाढ़ आ जाती है, तो कहीं बेहद कम बरसात होने से सूखे की स्थिति पैदा हो जाती है। ऐसे में धरती पर मौजूद प्राकृतिक पर्यावरण को संरक्षित करना बेहद अहम हो जाता है। इसी दिशा में जागरूकता पैदा करने के लिए दुनिया भर में आज विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जा रहा है। इसे हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है। दरअसल 2 फरवरी 1971 को कन्वेंशन ऑन वेटलैंड पर हस्ताक्षर हुए थे। इस कन्वेंशन पर ईरान के शहर रामसर में हस्ताक्षर हुए थे। कन्वेंशन ऑन वेटलैंड को रामसर कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस को पहली बार 1997 में मनाया गया था। वेटलैंड एक ऐसी भूमि होती है जो या तो जल से ढकी हो या जिसकी सतह के नजदीक हमेशा जल मौजूद हो। वेटलैंड में पूरा साल या साल के ज्यादातर समय जल मौजूद रहता है। इसमें बाढ़ वाले मैदान, दलदल, तालाब और मानव निर्मित वेटलैंड भी शामिल हैं। जैव विविधता के अस्तित्व के लिए वेटलैंड्स बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। वेटलैंड्स जल संरक्षण में भी अहम भूमिका निभाते हैं। वेटलैंड्स पानी को प्रदूषित होने से भी बचाते हैं। दुनिया भर के वेटलैंड्स में पक्षियों और जानवरों की कई दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं। वेटलैंड्स में पौधों का भी एक समृद्ध तंत्र होता है। वेटलैंड्स में कई उपयोगी वनस्पतियां और औषधीय पौधे पाए जाते हैं। वेटलैंड्स एक तरह के प्राकृतिक स्पंज का काम करते हैं। वेटलैंड्स बारिश और बाढ़ के समय अतिरिक्त पानी को सोखने का काम करते हैं। वहीं शुष्क महीनों में वेटलैंड्स नदियों के प्रवाह को भी नियंत्रित करते हैं। अगर भारत के वेटलैंड्स की बात करें तो भारत की कुल 75 वेटलैंड साइट्स रामसर साइट्स में शामिल हैं। पिछले 9 साल में भारत के 49 वेटलैंड साइट्स को रामसर साइट्स में शामिल किया गया है। भारत की 13 लाख हेक्टेयर से ज्यादा भूमि रामसर साइट्स के अंतर्गत आती है। भारत की सबसे बड़ी वेटलैंड साइट सुंदरबन वेटलैंड है। इस बार के वर्ल्ड वेटलैंड डे का थीम इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रेस्टोरेशन रखा गया है। इसी दिशा में काम करते हुए हमें वेटलैंड्स को पर्यावरण प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन जैसी मुसीबतों से बचाना चाहिए। साथ ही वर्ल्ड वेटलैंड डे के मौके पर और जागरूकता फैलाने की जरूरत है, ताकि प्राकृतिक पर्यावरण के इन अहम हिस्सों को संरक्षित कर ज्यादा से ज्यादा जैव विविधता को बचाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और किसान समाचार में अब बात करते हैं मंडी भाव की और देखते हैं कि क्या रहा देश भर की मंडियों का भाव। कृषि उपज मंडियों में अरहर की आवक बनी हुई है। शुक्रवार को उत्तर प्रदेश सहित दूसरे राज्यों की मंडियों में अरहर बिकवाली के लिए पहुंची। बात भाव की करें तो 3 फरवरी को सावरकुंडला और खातेगांव मंडी में अरहर के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। वहीं दाहोद और राजकोट मंडी में भाव नरम रहे, जबकि बहराइच मंडी में इस दौरान अरहर के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एगमार्कनेट के मुताबिक गुजरात की दाहोद मंडी में 2 फरवरी को अरहर का भाव रहा 6,400 रुपए। 3 फरवरी को इसके भाव में 50 रुपए की गिरावट आई और भाव 6,350 रुपए पर आ गया, जबकि राज्य की ही राजकोट मंडी में अरहर के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 2 फरवरी को अरहर का भाव था 6,750 रुपए। 3 फरवरी को इसके सौदे 125 रुपए लुढ़क कर 6,625 रुपए पर हुए। सावरकुंडला मंडी में 2 फरवरी को अरहर का भाव रहा 6,965 रुपए। 3 फरवरी को इसके सौदों में 35 रुपए की तेजी आई और भाव 7,000 रुपए पर जा पहुंचा। मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में अरहर के भाव में बढ़त देखने को मिली। यहाँ 2 फरवरी को अरहर का भाव था 6,061 रुपए। 3 फरवरी को इसके सौदे 139 रुपए उछलकर 6,200 रुपए पर हुए। हालांकि उत्तर प्रदेश की बहराइच मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान अरहर के भाव स्थिर रहे। यहाँ 2 और 3 फरवरी को अरहर 6,650 रुपए पर बिकी। पैदावार की बात करें तो घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ अरहर की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। बीते साल के मुकाबले साल 2022-23 के दौरान अरहर की उपज में 4,50,000 टन की कमी हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में अरहर के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान अरहर की उपज 38,90,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2021-22 के दौरान अरहर की पैदावार 43,40,000 टन रही थी। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों सरसों की आवक सामान्य है। भाव की बात करें तो शुक्रवार को लालसोट और लखनऊ मंडी में सरसों के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। वहीं राजकोट और दीसा मंडी में सरसों के भाव में नरमी दर्ज की गई, जबकि लखनऊ मंडी में इस दौरान
सरसों के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्कनेट के अनुसार गुजरात की दीसा मंडी में 2 फरवरी को सरसों का भाव रहा 5,500 रुपए। 3 फरवरी को इसके भाव में 250 रुपए की गिरावट आई और भाव 5,250 रुपए पर आ गया। वहीं राज्य की ही राजकोट मंडी में इस दौरान सरसों के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 2 फरवरी को सरसों का भाव था 5,100 रुपए। 3 फरवरी को इसके सौदे 150 रुपए लुढ़क कर 4,950 रुपए पर हुए। मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में 2 फरवरी को सरसों का भाव रहा 4,625 रुपए। 3 फरवरी को इसके सौदों में 165 रुपए की नरमी आई और भाव हो गया 4,460 रुपए। राजस्थान के लालसोट मंडी में सरसों के भाव में इस दौरान तेजी देखने को मिली। यहाँ 2 फरवरी को सरसों का भाव रहा 5,600 रुपए। 3 फरवरी को इसके सौदे 50 रुपए मजबूत होकर 5,650 रुपए पर हुए। हालांकि उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान सरसों के भाव स्थिर रहे। यहाँ 2 और 3 फरवरी को सरसों 6,460 रुपए पर बिकी। चालू रबी सीजन में सरसों की बुआई निर्धारित लक्ष्य से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2022-23 के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार 27 जनवरी तक रबी सरसों की बुआई 97,17,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान बुआई का क्षेत्रफल 90,23,000 हेक्टेयर रहा था। यानी साल रबी सरसों की बुआई बीते साल के मुकाबले 6,94,000 हेक्टेयर आगे है। और मंडी भाव के बाद किसान समाचार में अब बात करते हैं मौसमी खेती की और देखते हैं कि किसान इस मौसम में कैसे रखें अपने खेतों का ख्याल। आंध्र प्रदेश में धान की रोपाई करें। धान के खेत में जरूरी उर्वरक का प्रयोग कर लें। धान के खेत में सिंचाई करते रहें। किसान गन्ने के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल कर लें। गन्ने की रोपाई कर सकते हैं, साथ ही मक्के की बुआई करते रहें। इस समय तिल की बुआई करें। आंध्र प्रदेश में काबुली चने के खेत से खरपतवार निकालें। किसान अरहर की कटाई कर सकते हैं। इसके अलावा उड़द के खेत से घास फूस निकाल लें। आंध्र प्रदेश में मूंगफली में कीट लगने की आशंका बनी हुई है। ऐसे में मूंगफली में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का छिड़काव कर सकते हैं। यहाँ के किसान केले के बागों से खरपतवार निकालें। कर्नाटक में गन्ने की कटाई कर लें। गन्ने के खेत में सिंचाई करें। किसान धान की कटाई कर सकते हैं। यहीं गेहूं के खेत में सिंचाई करते रहें। इसके अलावा कपास की चुनाई करें। अभी लाल मिर्च की तोड़ाई कर लें। यहाँ सुपारी के खेत से खरपतवार निकाल सकते हैं। सुपारी के खेत में जल निकासी का उचित प्रबंध कर लें। किसान सुपारी की बुआई के लिए नर्सरी तैयार करते रहें। इस समय नारियल के खेत से घास फूस निकालें। इसके साथ ही ज्वार की कटाई करते रहें। इस समय भिंडी की रोपाई कर सकते हैं। कर्नाटक में काली मिर्च में कीट लगने की संभावना है। ऐसे में काली मिर्च में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़कें। ये समय बैंगन की बुआई के लिए अनुकूल है। बैंगन की बुआई करने से पहले खेतों को अच्छी तरह तैयार कर ले। खेतों की जुताई कर जमीन को समतल कर ले। बुआई करते समय पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर रखें। किसान बैंगन की कई किस्मों की बुआई इस समय कर सकते हैं, जैसे पूसा श्यामला। बैंगन की ये किस्म लंबे आकार की होती है। इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में कर सकते हैं। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 390 क्विंटल पैदावार ले सकते हैं। इसकी शाखाएं सीधी होती है और पौधा कांटा रहित होता है। पूसा पर्पल क्लस्टर की बुआई भी की जा सकती है। ये किस्म उत्तरी भारत के मैदानी और पर्वतीय इलाकों के लिए अच्छी होती है। 1 हेक्टेयर में 200 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। इसका रंग गहरा बैंगनी होता है। इसके अलावा पूसा अंकुर की बुआई की जा सकती है। इस किस्म का आकार गोल होता है। पूसा अंकुर राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में लगाने के लिए काफी अच्छी है। 1 हेक्टेयर में
350 क्विंटल फसल ली जा सकती है। पूसा उत्तम भी लगा सकते हैं। इसका आकार भी गोल होता है। बैंगन की इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली में की जा सकती है। बुआई के तुरंत बाद पहली सिंचाई करें। ध्यान रखें कि दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से मौसम साफ रहने पर ही करें। और खेती किसानी से जुड़ी खबरों के बाद आइए अब नजर डाल लेते हैं कुछ और खास खबरों पर। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन श्रीलंका के दौरे पर हैं। मुरलीधरन ने शनिवार को कोलंबो में आयोजित श्रीलंका के 75वें स्वतंत्र दिवस समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया। उत्तराखंड में रेल सुविधाओं के विकास के लिए केंद्रीय बजट में 5004 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में रेल सुविधाओं के लिए जारी बजट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का आभार जताया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को कर्नाटक के आगामी विधानसभा चुनाव के लिए राज्य का प्रभारी नियुक्त किया है। वहीं तमिलनाडु में भाजपा अध्यक्ष के अन्नामलाई को कर्नाटक का सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। हीडीआर थापा को सिक्किम भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो वहीं सिक्किम से विधायक एन.के. सुब्बा को सिक्किम विधानसभा में भाजपा का नेता नियुक्त किया गया है। मेघालय में शनिवार को सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 4.0 नापी गई है। हालांकि किसी भी तरह के जानो माल के नुकसान की कोई खबर नहीं मिली है। जोधपुर में आयोजित G20 के पहले रोजगार कार्य समूह की 3 दिवसीय बैठक के तीसरे और अंतिम दिन प्रतिनिधियों ने जोधपुर में हेरिटेज वॉक के अपने अनुभवों को साझा किया। संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिनिधि शाइमा अलावदी ने शानदार आतिथ्य के लिए भारत सरकार की प्रशंसा की। वहीं यूरोपीय संघ के प्रतिनिधि जॉर्डी क्यूरेल गोटोर ने राजस्थान की समृद्ध संस्कृति की सराहना की। जॉर्डी क्यूरेल ने कहा कि G20 बैठकों में हो रहे सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया। G20 के अंतर्गत यूथ 20 संपर्क समूह की पहली बैठक असम के गुवाहाटी में आगामी 6 से 8 फरवरी को होगी। यूथ 20 समूह एक बेहतर कल के लिए सुझावों और विचारों पर युवाओं की राय जानने के लिए अखिल भारतीय स्तर पर चर्चा आयोजित करेगा। देश भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 128 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 98.81% हो गई है। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 220.56 करोड़ से अधिक टीकों की खुराकें दी जा चुकी हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि शुक्रवार को 1,65,769 टीके लगाए गए। किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार। G20